नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बजट 2023 पर्सनल फाइनेंस स्पेशल में खास तौर पर बात करेंगे बीमा की। बीमा क्या चाहता है इस बार के बजट से, बीमा इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, जो आम लोग हैं वो इंश्योरेंस के मोर्चे पर कैसी रियायतों की उम्मीद इस बार कर रहे हैं, इसी पर होने वाली है आज खास चर्चा। क्या संभावित ऐलान हो सकते हैं, कहां पर है सुधार की गुंजाइश, इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हैं। परिचय करा दे। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, और अजीत गोस्वामी, हेड प्रोडक्ट IDBI एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। दोनों का स्वागत करते हैं। फिरोज और अजीत आपका। और हमेशा हर एक सेक्टर की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो इंश्योरेंस है फिरोज। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें भारत में इंश्योरेंस की पहुंच जो है वो इतनी ज्यादा हम अट्रैक्टिव नहीं कह सकते, जो दायरा है इतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए अभी भारत में इंश्योरेंस की पहुंच के लिहाज से भी चुनौतियां कितनी हैं? स्वाति जी नमस्कार। आई थिंक चुनौतियां काफी हैं। आई थिंक इंश्योरेंस, जैसे हमने कहा कि इंटर पेनिट्रेटेड है, और जो भी इंश्योरेंस मेरे हिसाब से पेनिट्रेटेड भी हो तो वो भी मेरे हिसाब से प्योर इंश्योरेंस नहीं है। आई थिंक प्योर इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन तो और भी कम है। तो जरूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस बढ़े। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस आफ्टर कोविड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये एहसास हो गया है लोगों को कि हेल्थ इंश्योरेंस ये महंगाई के दौर में करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसकी वजह से अगर आप थोड़ा टैक्स इंसेंटिवाइज करते हैं तो लोग सोचने लगते हैं, क्योंकि टैक्स की जो पहले दिन पे बचत मिलती है उससे काफी मोटिवेशन जरूर मिलता है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, कि जैसे आज की डेट में इंडिया में कार की इंश्योरेंस मैंडेटरी है। इंसान के जान की कीमत कार से तो कम नहीं है, बट जान की इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। तो जब तक कि मैंडेटरी भी नहीं करें तब तक एटलीस्ट ये टैक्स का जो मोटिवेशन है वो काफी काम आता है। सो आई थिंक दैट्स द सेकेंड बिट। तीसरा बिट, जो बीमा का जो कॉम्प्लेक्सिटी है इंडस्ट्री में, आप अगर देखने जाएं हेल्थ इंश्योरेंस या कोई मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने जाता है तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड में आपके अभी 12-15 कैटेगरी है क्लियरली, जो 500 स्कीम है उनको 15 कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो एक सरलता मिली है। अब हर स्कीम का, हर पॉलिसी का डॉक्यूमेंट अलग, हर किसी के राइडर अलग, हर किसी के इंक्लूजन अलग। वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट्स आल्सो एन इम्पेडिमेंट। ऑफ कोर्स फ्रॉम अ टैक्स स्टैंड पॉइंट इट इज अ सेपरेट पॉइंट, बट आई थिंक वो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से पेनिट्रेट नहीं हो पाया। बिल्कुल। और अजीत, आपका क्या मानना है? क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में, स्पेशली जब ये महामारी का दौर शुरू हुआ उसके बाद, लोगों का रुझान हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ बढ़ते जरूर देखा, लेकिन नंबर्स में जितना दिखना चाहिए, चाहे फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो फिर बाकी इंश्योरेंस हो, उतना ज्यादा नजर नहीं आता है। क्या अभी भी लोगों में इंश्योरेंस के प्रति थोड़ा बहुत आप इसको लापरवाही मानेंगे, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है इसलिए लोग इंश्योरेंस जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ चैलेंजेस है जिसके चलते जो इंश्योरेंस का दायरा है, जिसको पेनिट्रेशन कहा जा रहा है, वो बिल्कुल रूट लेवल तक नहीं हो पा रहा अभी? नमस्कार स्वाति जी, आपने बहुत सही कहा कि अभी भी जो पेनिट्रेशन लेवल है हमारा, या पहुंच है जो हम कहते हैं इंश्योरेंस में, वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम चाहते हैं वाकई ये बढ़े तो हमें सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हम जब तक इंश्योरेंस को अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे तो इसकी पहुंच नहीं बढ़ेगी। और अफोर्डेबल बनाने के लिए, जैसे अगर हम देखें तो इस टाइम के जो बजट आ रहा है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे कि GST है जो 18% है, अगर हम उसको रिड्यूस करके 5% ला दें, या सीनियर सिटीजन के केस में हम उसमें वेवर कर दें, तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि वो इंश्योरेंस लें, और ना केवल लें बट एडुकेट मात्रा में लें, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है उतना इंश्योरेंस लें। इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी का ऑप्शन करें तो इंश्योरेंस कंपनीज इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकती हैं, और क्लाइंट सर्विसिंग को भी अपना इंप्रूव कर सकती हैं, ताकि लोगों का रुझान बढ़े। अगर इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट जो जैसे कि हम यूलिप जैसे प्लान्स हैं, अगर हम उसमें फंड मैनेजमेंट और अच्छा रिटर्न्स दे सके इन्वेस्टर्स को, जो कि इंश्योरेंस के माध्यम से, तो उसमें यूलिप जैसे प्लान्स का बढ़ेगा लोगों का रुझान, और
अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो जो प्योर टर्म प्लान्स हैं, अगर हम उसमें कुछ रिबेट्स लेके आए तो डेफिनेटली लोग टर्म प्लान से अपना जो प्रोटेक्शन गैप है उसको भी फुलफिल कर पाएंगे। बिल्कुल, ये आपने कुछ जरूरी पॉइंट्स कुछ हुआ है अजीत। यहाँ पर जीएसटी दर की बात हो गई हो, या फिर टर्म प्लान के लिए या फिर लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक अलग ब्रैकेट दिया जाए छूट का, उसकी बात हो, या फिर 80D के तहत जो हमें छूट मिलती है फिरोज, ये जो तमाम जो रियायतें हैं या जो मांगे हैं पिछले कई बजट से हम सुन रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर भी, जो कंपनियां हैं वो भी मांग कर रही हैं, जो लोग हैं वो भी उम्मीद की दरकार कर रहे हैं। आपको लगता है इस बार ऐसे किसी छूट की गुंजाइश है जिसमें जो एक तो लिमिट है 80D की, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद, न सिर्फ कोविड के दौरान बल्कि कोविड के बाद भी अब हम देख रहे हैं लोगों के मेडिकल खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो मेडिकल इन्फ्लेशन तो है ही, अस्पतालों में इलाज कराने का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्या जितनी छूट मिल रही है वो काफी है? नहीं है स्वाति जी। अगर हम देखें करंट जो छूट है 25,000 की 80D में, वो ना के बराबर मैं मानूंगा। उसकी बदलाव हुई नहीं है। आई थिंक इट वाज लास्ट ट्वीक्ड अबाउट 6 years बैक। तो उसमें डेफिनेटली इंक्रीज की गुंजाइश है। मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो काफी बढ़ रहा है और बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ेगा, क्योंकि काफी सारी योजनाओं के माध्यम से बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को भी 5 लाख का पर एनम मेडिकल इंश्योरेंस मिला है। तो उसकी वजह से जो अफोर्डेबिलिटी उनकी आ गई है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आने वाला है अगले एक डेकेड में, 5 to 10 years में इंडिया में, वो एनॉर्मस होगा। अगर हम देखें ग्लोबल मेडिकल एक्सपेंसेस के मुकाबले इंडिया 1/10 एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर ट्रीटमेंट इंडिया में यूएस के मुकाबले 20 गुना कम है। तो ये कैचअप होने वाला है। उसके पहले अगर कोई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा लेगा तो अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएगा, स्पेशली फैमिली फ्लोटर के माध्यम से। तो 80D की लिमिट बढ़ाना मेरे हिसाब से अनिवार्य है। एंड मुझे लगता है कि इस साल मौका भी है और दस्तूर भी है। इस साल की जो बजट की जो हमने प्रोविजन की थी लास्ट बजट में, 22 लाख करोड़ की टैक्सेस आएंगी। मेरे हिसाब से इस साल की एंड तक 25 लाख करोड़ की टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने का मौका है। तो अगर रेवेन्यू इतनी 3 लाख करोड़ से ज्यादा आ सकती है तो पैसे भी हैं, और ये लास्ट फुल बजट होगा इस गवर्नमेंट का बिफोर इट गोज इनटू एन इलेक्शन। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार मायूसी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। बोथ 80C सेक्शन एंड 80D दोनों में आई थिंक रियायत मिलेगी और छूट भी मिलेगी। बिल्कुल, और जब हम रियायतों की बात यहाँ पर करते हैं, खासतौर पर इंश्योरेंस प्रीमियम पर, हम लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 80C में छूट एंजॉय करते हैं, बेनिफिट है जो हम सबको मिलता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोग सिर्फ वो 80C की छूट पाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं अजीत। तो एक तो ये ट्रेंड कि आपको क्योंकि 80C में दिखाना है कि आपने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीद लिया, क्या वो वाकई आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये। और दूसरा ये, क्यों ना लाइफ इंश्योरेंस का जो बास्केट है वो 80C के बास्केट से अलग ही कर दिया जाए और वहां पर अलग से छूट दी जाए। क्या इस पर विचार करने की गुंजाइश इस बार आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूं कि 80C में, अगर आप 80C में देखें तो देयर इज़ अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि शॉर्ट टर्म टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ELSS जैसा एक फंड लेते हैं तो उसमें 3 years का ही आपको इन्वेस्टमेंट, 3 years का ही आपको टैक्स का जो कहते हैं हम एक लॉक इन है, और 3 years के बाद आप जो भी प्रोसीडिंग लेंगे वो टैक्स फ्री हो जाती है। तो काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। लेकिन आप लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए लेते हैं? आप 20 साल 25 साल के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लेते हैं। तो जो लाइफ इंश्योरेंस इज ए लॉन्ग टर्म प्लान, तो लॉन्ग टर्म टैक्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको शॉर्ट टर्म टैक्स के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेरे हिसाब से तो क्लब नहीं करना चाहिए। जैसा आपने कहा, काफ़ी लोगों की यही मांग है कि अगर हम वाकई बूस्ट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को कवर करें या मोटिवेट हो इंश्योरेंस लेने के लिए, तो हमें 80C में एक अलग ही प्रोविज़न कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कर सकते हैं तो 1 लाख जितना अगर हम टैक्स का छूट दे सके 80C माध्यम के साथ, ओनली एंड ओनली फॉर लाइफ इंश्योरेंस, वो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो सके और ना केवल इंश्योरेंस लें। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ,
इंश्योरेंस एक एडुकेट मात्रा में ले, जितनी उनकी जरूरत है एटलीस्ट वो लें। ये भी हमने एक ट्रेंड देखा है कि लोग सिर्फ, आपने जैसा कहा कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए सिर्फ उतना ही लेते, जबकि उनकी फाइनेंशियल जो कहते हैं वो इनकम्स बदल चुकी होती है। जो हमने बात की, फिरोजी ने भी जो बोला कि इंश्योरेंस अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर हम वो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, अगर हम उसके लिए सिर्फ एक लिमिटेड नंबर अमाउंट का हम अगर लेंगे प्लान, तो वो उसको आने वाले फ्यूचर में 10 साल 15 साल बाद वो उसको उसके लिए पर्याप्त नहीं रहेगा। तो हमें ये दोनों चीज़ों पे देखना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी हैं। अब कितनों पर फैसला होता है ये तो 1 फरवरी को मालूम चल ही जाएगा। पर फिरोज, और कौन सी एक्सपेक्टेशंस या कौन सी ऐसे ऐलान है, संभावित ऐलान है जिसकी गुंजाइश आपको लग रही है इस बार खासतौर पर बीमा सेक्टर से जुड़ी हुई की जा सकती है इस बार के बजट में? स्वाति जी, मेरे हिसाब से जैसे ही आपको ये मिल गया कि दूसरी एक मेथड मिल गई, टैक्सेशन का दूसरा नया सिस्टम मिल गया, मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेटरी चेंजेस इन द पास्ट वन नहीं आने चाहिए, नहीं आएंगे। उम्मीद तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बट मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेटरी चेंजेस इन द मेथड, ओल्डर मेथड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नहीं आएंगी। और मार्जिनल चेंजेस ऑफ लिमिट्स जरूर आ सकती हैं, क्योंकि आपकी नई जो लिमिट है, नई जो मेथड है, उसमें अगर 15 लाख भी कोई इंसान कमाता है तो 2.25 लाख की टैक्स देता है। 15-16% की जो टैक्स होती है, इससे कम कोई भी देश में नहीं होती, क्योंकि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम लेट्स अज्यूम 2 लाख हो, तो 15 लाख कमाने वाला 15-16% टैक्स से कम क्या देगा? तो वो जो नई मेथड है उसमें आपके पास हाथ में पैसे बचते हैं, आप अपने एडवाइजर से, डिस्ट्रीब्यूटर से प्लान करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक 1.7 करोड़ एफडीओ में लगाए हुए हैं लोगों ने 4-5% पे, तो मोर मनी इन हैंड, यू कैन यूज इट मोर इफेक्टिवली टू अर्न मोर, दैट्स पॉइंट 1। तो बीमा में मैं तो सिर्फ मार्जिनल चेंजेस की एक्सपेक्टेशन करता हूं। एटीसी की लिमिट्स बढ़ सकती हैं, बट अजीत जी ने जो कहा कि वो रियायत बहुत काम आएगी, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि नई मेथड के हो चलते पुरानी मेथड में इतने बड़े चेंजेस होंगे कि नए सेक्शन आएंगे। बट आई एम कंप्लीटली अग्रीइंग विद अजित, अगर कुछ ड्रामेटिकली करना है तो नया सेपरेट सेक्शन निकालना पड़ेगा इंश्योरेंस के एग्जेम्पशंस के लिए। बिल्कुल, अभी हाल ही में हमने देखा यूलिप पर 2.5 लाख तक से ऊपर अगर आपका प्रीमियम बनता है तो उसको टैक्स कर दिया गया। अब मांगे उठ रही हैं कि इसको आप फिर से आप टैक्स फ्री कर दीजिए अजीत। तो यूलिप पर 2.5 लाख रुपए से ऊपर तक के प्रीमियम को टैक्स फ्री करने की ये जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमने बजट में ऐलान देखा उसके तुरंत बाद ही क्यों उठ रही है? देखिए स्वाति जी, मैं ये बोलूँगा कि आपके मतलब एक सिटीजन क्या चाहता है, वो चाहता है कि टैक्स ट्रीटमेंट फेयर हो और सब जगह सेम हो। तो अगर हम जब बात करते हैं, अगर मैं 2.5 लाख यूलिप में इन्वेस्ट करता हूं या मैं 2.5 लाख अदर म्यूचुअल फंड में या इक्विटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो जो कंडीशन यूलिप के केस में रखी गई है कि जो मैच्योरिटी प्रोसीडिंग्स आएंगे अंडर द सेक्शन 1010D एक्सेप्ट फॉर डेथ, वो टैक्सेबल हो जाएंगे आपके। तो आप यूलिप में भी इक्विटी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, साथ साथ में एक कंपोनेंट इंश्योरेंस का भी है, कॉम्बिनेशन आपने इनोवेशन करके एक प्रोडक्ट बनाया है। वेरएस आप म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट, तो दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो मोर और लाइक सेम होना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में दोनों में जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं उसका टैक्स ट्रीटमेंट फेयर है और सेम है। तो आप ये ऐसा डिफरेंशिएशन जो है यूलिप के केस में क्यों करना चाहते हैं? तो मेरा तो ये मानना है कि यस, दोनों के केस में आपका सेम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर यूलिप के थ्रू भी अगर हम देखें तो वो एक बंदा प्रमोट हो रहा है कि वो इंश्योरेंस ले, साथ साथ में वो पैसा अल्टीमेटली मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जा रहा है। तो आपका मार्केट की भी ग्रोथ हो रही है, अरब की इकॉनमी की भी ग्रोथ हो रही है, जो कि हम कहते हैं कि शेयर मार्केट के थ्रू भी हम देश का विकास हो रहा है। तो ये आपको इसमें सिटीजन उसमें उस रूट से भी जा रहा है और इक्विटी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के रूट से भी वही सेम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों में फेयर ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। बिल्कुल। फिरोज, वेरी क्विक रिएक्शन आपकी तरफ से। आपको लगता है यूलिप पर जो ये फैसला लिया गया था बजट में सरकार द्वारा 2.5 लाख से ऊपर के प्रीमियम पर टैक्स लगाने का, उसको वापस कर देना चाहिए?
नहीं स्वाति जी, मुझे तो बड़ी खुशी है कि वो टैक्सेबल हो गया, क्योंकि लोग जो यूलिप्स खरीदते थे, मैंने 1000 पॉलिसी इस साल एग्जिट कराई है। 9 साल होल्डिंग पीरियड एवरेज के बाद 3.03% की रिटर्न आई है पर एनम। 1000 यूलिप की पॉलिसी सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में हमने एचएनआईज की एग्जिट कराई है। तो रिटर्न देखें तो कहीं भी पीरियड्स में लास्ट 5 साल में हमारा जो इंश्योरेंस एग्जिट डिपार्टमेंट है उसने 5000 पॉलिसीज यूलिप की एग्जिट कराई है। तो ओवरऑल रिटर्न आई है 4.51% पर एनम कंपाउंडेड। आज की डेट में दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्ट। आज कमीशन 50% की कैप थी, उसको भी बदला दिया। रेगुलेटर ने कहा कि वो कैप हटा रहे हैं फर्स्ट प्रीमियम के कमीशन का। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतरीन है। इंश्योरेंस में प्योर इंश्योरेंस रखें। मैं तो कहता हूं कि अच्छी बात है कि वो टैक्सेबल है, तो लोग जागरूक, वो टैक्स के लालसा में आके तो इन्वेस्ट नहीं करके और 4% 5% कमा रहे हैं, और उसमें से पैसे निकालने के लिए भी खुद जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाके अपने पैसे वापस मिलते हैं। पैसे जब इन्वेस्ट करना पड़ता है तो आप टेक्नोलॉजी के लिए क्लिक ऑफ द बटन में पैसे डाल सकते हैं, बट सरेंडर करने के लिए पॉलिसी एक आदमी को खुद जाके अपने पैसे क्यों चाहिए ये जस्टिफाई करना पड़ता है, जो कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता। तो आई एम हैप्पी दैट कोई टैक्स के लालच में आके ये यूलिप ना खरीदे। और 1000 पॉलिसीज हमने एग्जिट करी, उनका ऑडिट भी कराया और देखा कि 3.03 की रिटर्न है इस फाइनेंशियल ईयर की, 9 साल की होल्डिंग के बाद। तो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट इट बीइंग रिवर्स्ड, टू बी ऑनेस्ट स्वाति जी। इस बार बजट में बीमा से जुड़े क्या संभावित ऐलान हो सकते हैं, बातचीत कर रहे हैं फिरोज अजीज से, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, और अजीत गोस्वामी, हेड प्रोडक्ट आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। एक मांग उठ रही है पेंशन को टैक्स फ्री बनाने की भी, मतलब जो सीनियर सिटीजन या जिन लोगों के जिनकी पेंशन इकट्ठा हुई है, उनके हाथ में जो पेंशन है, एन्युइटी, वो टैक्स फ्री हो। अजीत, आपको लगता है कि इस बार पेंशन को टैक्स फ्री बनाने को लेकर ऐलान की गुंजाइश है? देखिए स्वाति जी, सभी लोग खुश हो जाएंगे अगर ये होता है तो, बट अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार के बजट में शायद ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए एक बात आप समझिए, हमारे यहाँ हम जो कहते हैं हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है आज की डेट में इंडिया में, जो कि हम बाहर कई कंट्रीज़ में देखते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी प्रावधान आएंगे जो कि सैलरीड क्लास के लिए, उनके लिए आगे उनके फ्यूचर के लिए अच्छे होंगे, तो सभी लोग उसको वेलकम करेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि इस बार के बजट में शायद ऐसा कोई ऐलान हो सके। फिरोज, आपकी नजर में जो ये कुछ कहते हैं ना लोक लुभावन जो ऐलान है, वो शायद अगले बजट के लिए सरकार छोड़ दे, क्योंकि अगला साल तो वैसे भी इलेक्शन ईयर है। इस बार हम इलेक्शन से पहले एक फुल टाइम बजट देखेंगे। पर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कई जो लोग हैं या इनफैक्ट जो लोग आम लोग भी हैं, वो इस बात को काफी ज्यादा गंभीरता से उठा रहे थे कि हमारी जो इतने सालों की कमाई हुई पेंशन है, वो जब हमारे हाथ में आती है तो टैक्स कट कर आती है, तो क्यों ना उसको टैक्स फ्री बनाने पर काम किया जाए। स्वाति जी, मेरे हिसाब से जो टैक्स होती है, जनरली कोई अगर पेंशन के बलबूते पे आज हम जी रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो जाहिर सी बात है वो नई स्कीम में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है काफी कम होती है। कितने लोगों की पेंशन 1 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा है, तो आपकी जो टैक्सेशन है 10 लाख तक, 12 लाख तक 10% पे है। सो आई पर्सनली थिंक जिनको भी पेंशन मिल रही है उनकी जाहिर सी बात है काफी दूसरी इनकम्स नेग्लिजिबल होती हैं। तो मेथड 1 में भी अगर वो थोड़ी सी सेविंग्स करते हैं तो ना के बराबर टैक्स से वो छूट जाते हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आई थिंक पेंशन, जैसे अजीत जी ने कहा कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और जो फाइनेंशियल सेविंग्स है हमारी कंट्री की बहुत बढ़िया है, बट वो बराबर से इन्वेस्ट नहीं हुई है। तो काफी आई थिंक रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट की प्लानिंग्स अच्छी नहीं हुई है। ऑफ कोर्स देना चाहिए रियायत, बट आई थिंक इट्स अ वेरी फार फेच्ड थिंग। जैसे अजीत जी ने भी कहा, ये उम्मीद नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू। बट इस बजट में तो जरूर मुझे उम्मीद नहीं है कि पेंशन टैक्स फ्री हो सकती। बिल्कुल। और एक बहुत समय से, इनफैक्ट पिछले कई सालों से एक जो मांग उठ रही है वो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लेकर भी उठ रही है अजीत, जिस पर जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी के प्लेयर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर ये हर राज्य में यूनिवर्सल स्कीम लागू हो जाती है तो इससे देश की जीडीपी में लगभग 1.2% की वृद्धि भी होगी।
तो समय आ गया है कि इसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लागू कर लिया जाए। जी स्वाति जी, ऐसे जो भी स्टेप्स हैं ये बहुत ही वेलकमिंग है। आप देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से शुरू शो में ये बोला है कि हमारे यहाँ पेनिट्रेशन बहुत ही लो है। हमारा पेनिट्रेशन 4.2% ऑफ द जीडीपी है एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 7.4%। तो ऑलरेडी हम, और जिसमें भी अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो सिर्फ 3.2% ही है पेनिट्रेशन। तो ये ऐसे जो भी स्टेप्स हम लेंगे उससे वाकई आप इस सेक्टर को भी ना केवल मजबूती देंगी, बट हम जो कह रहे हैं कि हमारा जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कवर को अपनाएं, जिससे कि वो मेडिकल इमरजेंसीज और जो मेडिकल क्राइसिस उनके लाइफ में आते हैं। आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने भी काफ़ी बार ये बोला है कि जो देश में, कई देशों में जो गरीबी का रीज़न है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मेडिकल एक्सपेंसेस वो बहुत ही बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी जो इंडिविजुअल्स हैं वो गरीबी की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है। तो ऐसे जो हम प्रोविजंस करेंगे जिससे हम हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को हम प्रमोट करते हैं कंट्री के अंदर, उसकी पोर्टेबिलिटी पे इनफैक्ट अगर हम काम करते हैं कि एक अगर मुझे प्लेयर पसंद नहीं है जिनकी सर्विसेज अच्छी नहीं आ रही है, अगर मैं वो पोर्टेबल कर सकूं और दूसरे लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर के पास जा सकूं, तो ऐसे सारे जो भी इनोवेटिवनेस आप लाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, आप जो भी कुछ नया नया करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों से आप रीच कर सकें, तो ये इससे अल्टीमेटली आपका पेनिट्रेशन बढ़ेगा। और एक बार जब पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली, जैसे हम कहते हैं कि वॉल्यूम जब बड़ा होता है तो आपकी कॉस्ट नीचे आ जाती है, तो सेम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भी नीचे आएंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे संभावित ऐलान हम कह सकते हैं, कुछ उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है जो कि खास तौर पर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है, जिसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बजट में शामिल किया जाए। धन्यवाद करना चाहेंगे फिरोज आपका और अजीत आपका भी हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।